ओके, सो हेडिंग डालना जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो कुछ बेसिक्स पहले मैं बता दूं। जैसे कि अगर ये आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है 2, 6, 18, 54 एंड सो ऑन, तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, कैसे पता चला ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? तो उसके लिए मान लो इसको हमने A1 लिया, इसको A2 लिया, इसको A3 लिया, इसको A4 लिया। तो सबसे पहले हमने A2 अपॉन A1 ये रेशियो निकाला, तो 6 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 3। फिर हमने A3 अपॉन A2 ये रेशियो निकाला, तो 18 अपॉन 6 अगेन 3। फिर हमने A4 अपॉन A3 ये रेशियो निकाला, तो 54 अपॉन 18 ये भी कितना आ गया? 3। तो जब ये रेशियो सेम आते हैं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है वो जीपी में होता है। ठीक है, और इस सीक्वेंस इस रेशियो को कॉमन रेशियो आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर ये चीज? और यहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो क्या एक्चुअल में ए है। फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आते जो जीपी बनेगा वो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। तो ये आपके जीपी की टर्म्स हो जाएंगे। क्लियर? अगर आपको nth टर्म निकालनी जीपी की ए एन, तो वो क्या हो जाएगा? ए आर टू दी पावर n माइनस वन, ये हो जाएगा nth टर्म ऑफ जीपी फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी निकालना है तो उसका फॉर्मूला है ए आर टू दी पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। और अगर मान लो आपको इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन वन माइनस आर। बट इसमें कंडीशन होती है मॉड आर लेस देन वन होना चाहिए। जब आपके जीपी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो तो ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी और फिर सीधे हम क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। अच्छा, जल्दी से नोट डाउन करना है, याद करना है, जो करना है कर लो, स्पेशली ये वाले पूरे। हो गया? हटा दो। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, क्वेश्चन नोट डाउन करते चलना। क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ 10 टर्म्स, फाइंड सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ, यहां पर सीक्वेंस दिया हुआ है 1 प्लस √3 प्लस 3 प्लस सो ऑन। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। तो पहले चेकआउट करो ये सीक्वेंस एपी है कि जीपी है। ये सीक्वेंस क्या है? जीपी है। A2 अपॉन A1 √3 आ जाएगा, 3 अपॉन √3 वो भी क्या होता है? √3 होता है। इस जीपी का फर्स्ट टर्म A क्या है? 1, R n नंबर ऑफ टर्म्स 10, ये दिया हुआ है भाई 10 टर्म्स का सब। Sn का फॉर्मूला गलत, A R टू दी पावर n माइनस वन अपॉन R माइनस वन। तो A R टू दी पावर n माइनस वन बोल रहा था। A की वैल्यू 1 हो गई, यहां पर क्या हो जाएगा? √3 की पावर 10 माइनस वन अपॉन √3 माइनस वन। तो एस एन इज इक्वल्स टू √3 की पावर 10 हो जाएगा, 3 की पावर 5। समझ गए ना कैसे? माइनस वन डिवाइडेड बाय √3 माइनस वन। यहां पर छोड़ सकते हो या फर्दर रैशनलाइज कर सकते हो। तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, कर लेना जो करना है। ठीक है, हटा दो इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। ओके, ये क्वेश्चन है फाइंड find the sum of the series, find the sum of the series 81 minus 27 plus 9, 81 minus 27 plus 9 and so on up to minus 1 upon 27। चलो ये निकालो जल्दी से। हाँ, आंसर कैसे करूं? नहीं, मुझे इसका सम निकालना है। चलो बाकी सब बच्चे सॉल्व करो। फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। नहीं,
तो सबसे पहले जो कुछ चीजें आप इसमें आइडेंटिफाई करोगे, ए फर्स्ट टर्म, उसका फर्स्ट टर्म कितना है, कितना है फर्स्ट टर्म 81। फिर आप चेक करोगे कि एपी है या जीपी है, तो क्लियरली एपी तो नहीं है, जीपी है। तो आर कॉमन रेशियो निकालना है, A2/A1 आएगा, कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। यस, -1/3, आर की वैल्यू -1/3। ओके, ये जो एल है इसको हम एक काम करते हैं, nth टर्म ए एन कंसिडर करते हैं। ओके, सो ए एन इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, -1/27। यहां से सबसे पहले आप एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ओके, तो एन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ, ए आर टू द पावर एन -1 इज इक्वल्स टू, अच्छा अगले बार अगले स्टेप में लिख देंगे। ये हो गया। अब ए एन के प्लेस पे आ जाएगा -1/27, ए के प्लेस पे क्या आएगा 81, ऐसा हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, बताओ एन की वैल्यू क्या आएगी। ये क्या कर रहा है, मेडिसिन ही है ना। हाँ ठीक है ठीक है। ओके, एन की वैल्यू 8, और किसी का। देखो -1/27 को क्या लिखेंगे, 3 क्यूब इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया 3 to the power 4। हाँ सही है शायद, यस। तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1/3 की पावर 7 इज इक्वल्स टू -1/3 की पावर n-1। अब इसको हम लिख देंगे -1/3 की पावर 7 इज इक्वल्स टू -1/3 to the power n-1। ओके, यहां तक सबको समझ में है ना कैसे करना है। आप उसको पूरा एक मल्टीप्लाई मत करो, उसकी जगह 3 की पावर के टर्म्स में लिख दो। अब जब कंपेयर करोगे पावर्स को, तो 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n-1, एंड यू विल गेट n इज इक्वल्स टू 8। तो n की वैल्यू आ गई 8। अब आपको निकालना है इसका सम, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला लगाओ एस एन का, a r/n-1 अपॉन r-1। तो एस एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो फर्दर। ये हो गया, हटा दो इसको मैं। ये 81 को पहले 3 to the power 4 लिख देता हूँ, r to the power n है तो -1/3 to the power 8 - 1 डिवाइडेड बाय -1/3 - 1, ये हो जाएगा। 3 to the power 4, ये हो जाएगा 1/3 to the power 8 - 1 अपॉन। इसमें ना एक्चुअली दो तरह से फॉर्मूला यूज होता है, वैसे दोनों का मतलब सेम होता है। एक एक 1 - r to the power n 1 - r होता है, दूसरे में ये होता है। जब r पॉजिटिव होता है तो ये लेते हैं, r नेगेटिव होता है तो दूसरा वाला लेते हैं। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस कॉमन निकल के कैंसिल आउट होगा तो आपको सेम चीजें मिलेंगी। ओके ओके, तो फिलहाल इसको कंटिन्यू करते हैं हम। इसके बाद सॉल्व करो फर्दर, देखो क्या आंसर।
कौन सा है क्वेश्चन नंबर? ये है फोर्थ। 60 20/27 में एक्सट्रैक्शन में आ रहा है। हम्म, 60 20/27, ये इसको फर्दर सॉल्व करूँ क्या मैं? ये माइनस बाहर ले लेते हैं तो 1/3 + 1, एक बार चेकआउट कर लो यहाँ पर। ठीक है, मैंने क्या किया, माइनस बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, उसको ऊपर भेज दिया। ठीक है, अगले केस में क्या हो जाए, अगले टर्म में क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो -3⁴/4/3⁴ माइनस माइनस प्लस 3⁴ डिवाइडेड बाय, इधर एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 4/3। ओके, तो ये टर्म्स कैंसिल आउट होगी, 1 प्लस 3⁴ डिवाइडेड बाय 4/3, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। ओके, -1 प्लस 3⁴ इंटू 3⁴ डिवाइडेड बाय 3⁴/4/3। समझ में आ रहा है क्या एक्सप्रेशन? ठीक है, 3⁴ अपॉन 3⁴ इंटू 3/4, ये हो जाएगा। ये 3 कैंसल आउट हो गया, यहाँ 3⁴ आ जाएगा। तो -1 प्लस 3⁴ कितना होता है? हाँ, 6561 -1 है, डिवाइडेड बाय 3⁴ इंटू 4, 6560 डिवाइडेड बाय 3 3 9 3 27, 27 मतलब ये आ जाएगा, नहीं 27 × 4, नहीं वो पॉजिटिव होगा। 108। ओके, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तूने ये माइनस की गलती की, नीचे वाले माइनस को मिस कर दिया। ठीक है, अरे पॉजिटिव आएगा ना। हाँ पॉजिटिव आ रहा है तो फिर ठीक है। ठीक है, ओके क्लियर, ये समझ में आया क्या क्वेश्चन? सबको कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, क्वेश्चन है ऑफ हाउ मेनी टर्म्स of how many terms of how many terms 55/72 of how many terms is how many terms is 55/72 the sum of series given है 2/9 -1/3 +1/2 minus so on up to question mark of how many terms is 50/72 the sum of this series। मतलब क्या बोल रहा है, इस सीरीज की कितनी टर्म्स लेंगे कि जो सम है वो 55/72 आएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, ये क्या है एक्चुअल में, SN सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, और ये आपको जीपी दी हुई है। इस जीपी की फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल्स टू 2/9। आर कॉमन रेशियो निकाल के बताओ क्या होगा, A2/A1 कॉमन रेशियो का फॉर्मूला, R इज इक्वल टू A2 की वैल्यू कितनी हो गई, -1/3, A1 की वैल्यू हो गई 2/3। तो ये आ जाएगा -9/2 इंटू 3, 3 1 सा 3 3 सा, R की वैल्यू -3/2 आ रही, क्या चेक करो जल्दी। ओके, R आ गया, A मिल गया, SN दिया हुआ है। अब हम SN का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या होता है SN का फॉर्मूला, हाँ ये होता है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, सो ये आ जाएगा 55/72 2/9 R⁴n। अब इसमें थोड़ा सा ठीक से लिखना पड़ेगा फ्रैक्शन में, क्योंकि तो ये हो जाएगा -3/2 की पावर n -1 अपॉन -3/2 -1, ये हो जाएगा। ठीक है, इधर पे ये वाली टर्म्स क्रॉस मल्टीप्लाई होंगी, ये इधर जाएगा, ये वाला टर्म इधर जाएगा,
तो हो जाएगा 55 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर से अगर माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो यहां पर हो जाएगा 1 - -3/2 की पावर n, और डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है उसमें जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा -5/2। समझ में आ रहा है ना? कैलकुलेशन थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा। माइनस माइनस ये वाली टर्म कट जाएगी, 9 × 1 = 9 × 8 ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/16। हाँ, ये वाले में नहीं नहीं निकलेगा, क्योंकि वो सिर्फ -3/2 नहीं है, वो 3/2 की पावर n है। इसलिए जब माइनस निकला कॉमन इन दोनों में से बाहर, तो ये -1 +1 बन गया, और ये पूरी टर्म के सामने पॉजिटिव साइन था, वो नेगेटिव बन गया। समझ में आया ये? ओके, ये टर्म रेसिप्रोकल होके 2/5 बन गया। यहां पर ये आ जाएगा 1 माइनस, ये आ गया -3/2 की पावर n, ये बना। यहां तक क्लियर सबको? अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, 5 5 सा कितना हो गया 25, नीचे 16 2 सा कितना हो गया 32, इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ -3/2 की पावर n। आएगा? क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं आएगा? इसीलिए तो एपीजीपी टफ लगता है। इससे भी टफ टफ क्वेश्चन है कि नहीं? किए हो कि नहीं तुम लोग? भूल गए हो क्या? क्या बात कर रहे हो? ये इजी है भाई, एनसीईआरटी के क्वेश्चन निकाल के करवाओगे अभी? ऐसा क्या? ओके ओके, यहाँ तक क्लियर। वो ज्यादातर क्वेश्चंस जो आने वाले रहते हैं ना टफ, जब पेपर सेट करेंगे तो ये नंबर तो दिखेंगे नहीं तुमको, वो ABCD ये सब में ही जाएगा पूरा। ठीक है, ओके। अब इस वाली टर्म को इधर शिफ्ट करते हैं, इस टर्म को इधर शिफ्ट करते हैं, तो इधर पे क्या आ जाएगा -3/2 की पावर n इज इक्वल टू 1 -25/32, ये हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करना है इसको, तो ये क्या हो जाएगा -3/2 की पावर n इज इक्वल्स टू, एलसीएम कितना आ जाएगा ये 32। हाँ, कुछ गलती हुआ क्या? ये 55 था ना? ओ सॉरी, 55। तो 5 5 25 का 5 ये आ गया, 5 5 25 का 5 ये हो गया 275। अच्छा, ये 275 है ना? ओके, कैलकुलेशन चेक करना फिर। इधर पे ये भी, ये वाला टर्म भी हो जाएगा 275। ओके, तो ये आ जाएगा 1 -275 डिवाइडेड बाय 32। ओके, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 32, ये हो जाएगा 32 -275। कितना आएगा डिफरेंस चेक करो, -243 डिवाइडेड बाय 32। थ्री की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5, ऐसा हो जाएगा। तो -3/2 होल टू दी पावर n, और इसको लिखेंगे -3/2 होल टू दी पावर n, सो यू विल गेट n इज इक्वल्स टू 5। हम्म, ये लो तेरी बुक। ओके, यहां तक हो गया सबका? चलो अब कुछ रैंडम क्वेश्चंस, तू भी जा रहा है? ठीक है, अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवा देता हूं मैं। ओके, एनसीईआरटी से कराऊं या वो बुक से करवाऊं जो मैंने दी? एनसीईआरटी कर लेते, अभी वो बुक लाए भी नहीं होगे ना तुम लोग। मिसलेनियस करवाओगे या सीधा? ओके, मिसलेनियस करते हैं। ओके, वेलकम। एनसीईआरटी मिसलेनियस जल्दी से चेक करना, ये आपको दिख जाएगा पेज नंबर 199 में, पेज नंबर 199। ठीक है, और इसमें हम सबसे पहले करते हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 8 से करते हैं स्टार्ट। ठीक है, 1 2 3 1 to 7 जो है ना वो एक्चुअली एपी के, तो पहले मैं जीपी करवा देता हूँ, जीपी हम अभी करंटली कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ना। अक्षत क्वेश्चन पढ़ दो।
सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी 315, मतलब कितनी टर्म का सम है ये पता नहीं, तो हम मान लेते हैं एन टर्म का सम है। तो आपको एस एन दिया हुआ है, एस एन इज इक्वल टू 315। आगे हुज फर्स्ट टर्म मतलब ए दिया हुआ है वो कितना है 5, कॉमन रेशियो आर दिया हुआ है ये कितना है 2। क्लियर यहां तक सबको? हाँ। फाइंड द लास्ट टर्म मतलब एल इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया यहां तक? यस। ओके, तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बताओ जल्दी। हाँ, एन कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे एन? ए एन दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है ना, तो एस एन का फॉर्मूला लगेगा पहले तो, है ना? तो एस एन का फॉर्मूला पहले लगाना पड़ेगा। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो एस एन की जगह पे क्या पुट करेंगे? 315। तो ये हो गया 315। ए की जगह पे पुट होगा 5, आर टू द पावर एन मतलब 2 टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 माइनस वन। समझ में आया यहां तक सबको? अब ये 2 माइनस वन तो 1 हो गया, इधर पे क्या हो जाएगा 315 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर एन माइनस वन। क्लियर हुआ यहां तक सबको? अब फर्दर ये कटेगा 5 से, 5 वन जा 5, 6 जा 30, 5 3 जा 15, 63। 63 इज इक्वल टू 2 रेस टू पावर एन माइनस वन। ये माइनस वन इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 64 इज इक्वल्स टू 2 रेस टू पावर एन। 64 को 2 रेस टू पावर कितना लिख सकते हैं? 2 रेस टू पावर 6। सो यू विल गेट n इज इक्वल्स टू 6। क्लियर यहां तक सबको? अब चाहिए आपको l लास्ट टर्म, तो क्या लगेगा इसका फॉर्मूला? l लास्ट टर्म मतलब कौन सी लास्ट टर्म होगी? सिक्स्थ टर्म लास्ट टर्म होगी। तो l इज इक्वल टू क्या हो गया? a6। a6 क्या होगा? a r टू द पावर 5। पुट कर दो इसमें, a की जगह पे आ जाएगा 5 और r मतलब 2 रेस टू पावर 5। 2 रेस टू पावर 5 होता है 32, तो 5 इंटू 32, 5 टू ज़ा 10 का 0, या अगेन 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16, तो 160। दैट्स इट। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से देखना। क्वेश्चन नंबर 9 सेम पेज नंबर 199। हटा दो ना इसको। यश तेरे पास बुक नहीं है क्या? क्यों? ओके, वो तो शादी वादी में गया बोल रहा था कहीं। क्वेश्चन नंबर 9 चेक करना जल्दी से। फाइंड, सॉरी, द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1। द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1 मतलब क्या दिया हुआ है? a इज इक्वल्स टू 1, ये दिया हुआ है। क्लियर? और उसके आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में? द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड द फिफ्थ टर्म इज 90। तो क्या लिखो बताओ यहां पर, पढ़ के बताओ। सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म, a3 प्लस a5 इज इक्वल्स टू 90, ये हो गया। और क्या दिया हुआ है आगे पढ़ो। हाँ, और क्या फाइंड करना है? कॉमन रेशियो मतलब r। ठीक है, तो क्या करेंगे? a इज इक्वल टू 1 तो हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको यूज करते हैं, तो ये क्या लिखेंगे? a3 को क्या लिखेंगे? a r स्क्वायर, ये चीज क्लियर। a5 को क्या लिखेंगे? a r की पावर 4 इज इक्वल टू कितना हो गया? 90। यहां तक क्लियर हुआ सबको? a की वैल्यू पता है तो a की वैल्यू रख दो। क्या रखेंगे? a की वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इज इक्वल टू 90। अब सॉल्व करके आर निकाल लो फटाफट। कितने लोग सॉल्व कर लेंगे इसके बाद? ठीक है, अदिति, और कौन कर लेगा? ऑनलाइन में कोई करेगा? आयुष, तान्या, कौन कौन कर सकता है? हैंड रेस करना। ओके, आयुष और अदिति दो लोग बोल रहे हैं, और बाकी बच्चे? चलो आयुष बताओ कैसे सॉल्व होगा आगे। ओके, तान्या भी। ठीक है, चलो आयुष पहले बताओ कैसे सॉल्व होगा ये।
हाँ, वॉइस नहीं आ रही आयुष की, शायद माइक में इशू है। ओके तान्या बताओ, तान्या कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ और कोई? अदिति बताओ चलो। हाँ हाँ। इसको इधर शिफ्ट कर देते, सबसे पहला काम ये करते और इसको अरेंज कर देते। r⁴ प्लस r² माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहां तक ठीक है? हाँ। अभी देखो कैसे करेंगे। ये r⁴ को लिख दो r² का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया r² माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब एक काम करो, ये जो r² है ना उसको रिप्लेस कर दो भाई x से। तो क्या बन जाएगा ये इक्वेशन बताओ? x² प्लस x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। क्या बोलते हैं इस इक्वेशन को? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करना आता है ना? मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, किसमें स्प्लिट होगा यश? x² प्लस 10x माइनस 9x। ऐसा नंबर लेते हैं जिसका डिफरेंस ये आए, जिसका मल्टीप्लीकेशन a इंटू सी के बराबर है, मतलब -90। तो ये हो गया -90 इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर? अब पेयर बनाएंगे, ये हो गया फर्स्ट पेयर, ये हो गया सेकेंड पेयर। तो फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा? x। यहाँ पर वही बन जाएगा x प्लस 10। सेकेंड पेयर में से -9 कॉमन निकलेगा, हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो दो फैक्टर बना, एक x प्लस 10 का, दूसरा x माइनस 9 का। ओके, जिससे आपको x की दो वैल्यू मिलेगी। हाँ, एक मिलेगी -10 और दूसरी मिलेगी 9। लेकिन x की वैल्यू -10 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो नेगेटिव है और x हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि x एक्चुअल में स्क्वायर है ना एक नंबर का। तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो इसलिए x इज इक्वल्स टू 9 होगा। अब हम x की वैल्यू रखेंगे, तो x की वैल्यू एक्चुअली क्या है? r²। तो r² क्या हो गया? 9। तो r की वैल्यू क्या आएगी? नहीं, क्या आएगी r की? +-3। दोनों आंसर करेक्ट हो सकते हैं यहाँ पर, इसलिए हमको दोनों लिखने पड़ेंगे। r की वैल्यू आएगी +-3। क्लियर हुआ ये चीज? हटा दो इस क्वेश्चन को फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 56। तो क्या बोल रहा है? सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 56। तो तीन नंबर्स का जो सम है वो कितना दिया है? 56। तो क्या लिखूं बताओ यहां पर? A1 प्लस A2 प्लस A3, ये तीन नंबर का सम, ये कितना है? 53। यहां तक क्लियर सबको? आगे 56 है क्या? ओके 56। आगे क्या लिखा है बताओ? If we subtract 1, 7 and 21 from these numbers in that order, we obtain an AP। मतलब पहले नंबर में से क्या सब्सट्रैक्ट कर दे? क्या सब्सट्रैक्ट करें? 1। दूसरे नंबर से क्या सब्सट्रैक्ट करें? 7। और तीसरे नंबर से 21। तो रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बन जाएगा? एपी। सर, हाँ बोलो तान्या। और वहाँ लिखा हुआ है द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 56। तो इसमें तो हम लोग को a प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56 लेना होगा। हाँ बिल्कुल, वो ले सकते हैं एक्चुअली। ये वाला बोल रहे हो क्या? अच्छा, ये a प्लस ए आर स्क्वायर, यस, इज इक्वल टू 56। हाँ बिल्कुल, ऐसा ले सकते हैं। और इवन इसके बाद मैं वही करने वाला था। ठीक है, बट पहले मैंने ऐसे ही A1 A2 A3 के टर्म्स में लिख दिया, बाद में हम उसको उस फॉर्म में लिखेंगे। ओके ओके। सो अभी A1 A2 A3 है, तो ऑब्वियसली A1 की वैल्यू क्या होगी? A, A2 की वैल्यू AR, A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? AR स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू 56। ओके। आगे चल के हम चाहें तो इसमें से ए कॉमन निकाल ले, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 56। यहां तक क्लियर सबको? ओके। अब ये तो ठीक है, हो गया, ये जीपी था। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? अगर 1, 7 और 21 माइनस करते तो रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बन जाएगा? एपी बन जाएगा। तो फर्स्ट टर्म A1 में से 1 माइनस करो। A1 मतलब क्या है? A। तो A में से 1 माइनस करो तो ये नंबर क्या हो जाएगा? A-1 बन जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज?
A2 में से 7 माइनस करो तो A2 एक्चुअली आपका क्या है AR, तो AR में से 7 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा ये AR माइनस 7 बन जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज। और नेक्स्ट थर्ड टर्म जो है AR स्क्वायर में से जब 21 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा AR स्क्वायर -21, ये हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर रिजल्टिंग सीक्वेंस में से ये माइनस करते तो हमको AP मिल जाएगा। फाइंड द नंबर्स, तो आपको ये तीनों नंबर A1 A2 A3 चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए आपको A और R चाहिए, जिससे आपको नंबर मिल जाएंगे। ओके, यहां तक क्लियर ना सबको। अब देखो, अगर मान लो ये तीनों नंबर AP में है, अगर कोई भी 3 नंबर AP में है तो क्या होता है, डिफरेंस सेम होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है मतलब A2 - A1, A2 - A1 क्या हो जाएगा ये AR -7 -A1 मतलब A-1, ये आ जाएगा। इज इक्वल टू A3 - A2, तो A3 - A2 मतलब ये क्या हो जाएगा AR² -21 माइनस AR -7। यहां तक समझ में आया सबको। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। फर्दर सिंप्लीफिकेशन देखो करेंगे तो क्या होगा, ये AR -7 ये हो जाएगा -A+1। ठीक है, राइट साइड में क्या हो जाएगा AR² -21 ये हो जाएगा -AR+7। यहां तक क्लियर हुआ सबको। अब सारी टर्म को ना एक तरफ शिफ्ट कर दो, कांस्टेंट को एक तरफ रखो, टर्म्स को दूसरी तरफ रखो। जैसे कि ये -7 और +1 उधर जाएगा और ये दोनों टर्म्स जो है इधर आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करते, AR² पॉजिटिव रखते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, -7 और +1 को यहीं रखते हैं। नहीं ना, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ना, कि नहीं कटेगा। तो ये -7 और +1 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है, और इधर पे ये दोनों का सम कितना होता है -21 और +7, ये होता है -14। -14 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा ये +14। समझ में है, दैट इज इक्वल टू। अब इधर राइट साइड पे फोकस करते हैं। ये AR² पहले से था, -AR पहले से था, ये दोनों उधर गए तो ये AR उधर गया तो क्या हो जाएगा -AR हो जाएगा। क्लियर, ये -A उधर गया तो क्या हो जाएगा +A हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ सबको। तो इन दोनों का सम अप कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 इज इक्वल टू AR² और ये हो जाएगा -2AR और ये हो गया +A। यहां तक क्लियर सबको। ओके, तो ये एक और एक्सप्रेशन हमको मिल गई है। ठीक है, अब इसको भी A कॉमन निकाल के लिख देते हैं। अगर मान लो मैं A कॉमन निकाल लिया इसमें से तो क्या बच जाएगा R² -2R और फिर उसके बाद क्या बचेगा +1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। ये यहां तक क्लियर ना सबको। देखो एक बार, इसको हम मार्क करेंगे हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब 1 और 2 ये दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करो। आपको चाहिए A और R चाहिए, और इक्वेशन 1 और 2 अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दोनों को सॉल्व करके हम A और R निकाल सकते हैं, क्योंकि दो इक्वेशन दो अननोन, तो सॉल्व हो सकते हैं इक्वेशंस। लेकिन कैसे करना है बस आपको ये सोचना है। तो कैसे करना चाहिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व, क्या। अच्छा, दो इक्वेशन दो अननोन तो सॉल्व हो सकते हैं ना, समझ रहे हो ना, जितने अननोन उतनी इक्वेशन तो सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए ना अलग अलग मेथड होते हैं। लीनियर है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ते थे, तो एक पहला मेथड क्या होता था सॉल्व करने का, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और दूसरा मेथड कौन सा था, एलिमिनेशन मेथड। तो ऐसे कोई तरीका सोचना पड़ेगा कि क्या कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्या कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एलिमिनेट किया जा सकता है किसको, ए को एलिमिनेट किया जा सकता है। कैसे, डिवाइड अगर कर दे हम दोनों इक्वेशन को तो ए कट जाएगा ना। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 ये परफॉर्म करेंगे। समझ में आया सबको क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो जब ये परफॉर्म करेंगे तो आपका लेफ्ट साइड का न्यूमरेटर ये इक्वेशन 1 बन जाएगा, 1 ये हो जाएगा ऐसा, डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 ये आ जाएगा ए, ये होगा R² -2R+1। और राइट साइड में ये कितना हो जाएगा 56/8। क्या ये सबको समझ में आया यहां तक। ऊपर में इक्वेशन 1 लिखा हूं, नीचे में इक्वेशन 2 लिखा हूं। अब ये ए और ए वाली टर्म कट जाएंगी, 8 1 सा 8, 7 सा 56। क्लियर यहां तक सबको।
अब न्यूमरेटर में क्या बचा, 1 + r + r², डिनोमिनेटर में क्या बचा, r² - 2r+1 इज इक्वल टू, ये हो गया 7। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 + r + r² एज इट इज, ये मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 से मल्टीप्लाई होगा क्या, r² - 2r+1, ऐसे ही होगा। तो 1 + r + r², ये 7 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 7r² - 14r+7। इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी आर की, वो बताओ क्या आ रही है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। बताओ क्या रख, अरे इक्वेशन तो बता दो। 6r² - 15r + 6 इज इक्वल टू 0। ओके। अब सॉल्व करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, किसमें होगा स्प्लिट, 36 आना चाहिए, बताओ। -12 - 3, हाँ आगे आर का वैल्यू बताओ, क्या क्या आ रही है आर की वैल्यू। हाफ और 2। 1/2 और 2, यही आ रही है। ओके। अभी ये आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर्स निकालने, A1 A2 A3 जो नंबर्स थे वो निकालने। तो अभी क्या बच गया, आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा, तभी तो हमको नंबर्स मिलेंगे। तो अब आर की दोनों वैल्यू को इसमें रखो। मान लो सबसे पहले आर इज इक्वल टू 2 रखते, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, बताओ क्या आएगी ए की वैल्यू। आर इज इक्वल टू 2 रखने पे कैलकुलेट करो, 8 आ रही है। 2 2 ज़ा 4, 4 + 2 6 + 1 7, हाँ 8 आएगा। ठीक है। तो जो टर्म्स होंगी एपी की इस केस में वो क्या होंगी, पहली टर्म तो 8 हो जाएगी, दूसरी टर्म कौन सी होगी, 16 होगी, तीसरी टर्म कौन सी होगी, 32 होगी। समझ में आया कि नहीं, मल्टीप्लाई बाय 2 करते चलो ना, कॉमन रेशियो से मिल गया। और अगर मान लो हम r इज इक्वल टू 1/2 लेते, तो a की वैल्यू क्या आती, अगर r इज इक्वल टू 1/2 लेते ना, तो a की वैल्यू क्या आती, मैं बता दूं, वो आती 32। तो अगला नंबर क्या आता, 16, और उसके बाद वाला नंबर क्या आता है, 8 आता है। तो रिवर्स ऑर्डर में हो जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 16 32 या 32 16 8। क्लियर। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ सॉल्व करोगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 11। पहले कोई एक पढ़ो, तो क्वेश्चन नंबर 11 को कौन पढ़ रहा है, तान्या क्वेश्चन पढ़ो तो 11।
A GP consists of an even number of terms. If the sum of all the terms is 5 times the sum of terms occupying odd places, then find its common ratio. ओके, तो समझो और कोशिश करो। एक जीपी में इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। If the sum of all terms is 5 times the sum of terms occupying odd places, find its common ratio. मुश्किल है, बताऊं? ओके, तो मान लेते हैं A1, A2, A3 इस तरह से अप टू A2n। 2n क्यों लिया मैंने? क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है इसलिए। ठीक है, तो ये उस एपी के टर्म्स है। ओके, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सम ऑफ ऑल टर्म्स बोल रहा है ना। इफ क्या लिखा है? इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स is 5 times the sum of terms occupying odd places. Sum of all terms is 5 times the sum of terms occupying odd places. तो पहले काम करते हैं, पहले टर्म को a, दूसरे टर्म को ar, तीसरे टर्म को ar स्क्वायर, चौथे टर्म को ar क्यूब, ऐसा करते हुए जो ये आखिरी टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा? ar टू दी पावर क्या होगा बताओ? 2n-1। समझ में आया कि नहीं सबको? ठीक है, ये हो गया। अब सम ऑफ ऑल टर्म्स मतलब कि S2n, क्योंकि टोटल 2n टर्म्स है, तो S2n फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a r टू दी पावर क्या आएगा? 2n-1 अपॉन में क्या आ जाएगा? r-1। यही होगा इसका मतलब। ये सम ऑफ ऑल टर्म्स हो गया। और ये किसका 5 टाइम्स है? ये 5 टाइम्स है सम ऑफ द टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस वाले टर्म्स कौन से? उन पे हम फोकस करते हैं। ये ऑड प्लेस है, फर्स्ट प्लेस मतलब ऑड प्लेस, ये थर्ड प्लेस मतलब ऑड प्लेस, एंड सो ऑन, इस तरह से ऑड प्लेसेस है। तो ऑड प्लेसेस वाले टर्म्स मैं यहां पर लिख देता हूं। ऑड प्लेस पे आने वाली पहली टर्म ए होगी, दूसरी टर्म क्या होगी? ए आर स्क्वायर, तीसरी टर्म क्या होगी? ए आर क्या होगी? नहीं, ए आर टू दी पावर 4 होगी ना। अगली टर्म क्या होगी? ए आर टू दी पावर 6। इस तरह से कुछ टर्म्स होंगी। अब मैं ये पूछता हूं, ये बताओ कि टोटल कितनी टर्म्स होंगी इन ऑड प्लेसेस में? कितनी होंगी? नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा हूं मैं। एन टर्म्स होंगी। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। टोटल कितनी टर्म्स है यहाँ पर? इनिशियली 2n टर्म्स है, और इवन प्लेसेस पे n टर्म्स होंगी, ऑड प्लेसेस पे n टर्म्स होंगी। क्लियर? तो इसमें टोटल कितनी टर्म्स है? n टर्म्स है। क्लियर हुआ ये चीज? अब इसका जो सम है, मैं उसको एक काम करता हूं, इसके सम को s नाम दे देता हूं। ठीक है, अब इसका सम कैसे निकलेगा? तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है जीपी का? ए आर टू दी पावर n-1 अपॉन r-1। तो इसका a मतलब कि फर्स्ट टर्म क्या है? a ही है, तो a। फिर r टू दी पावर n, तो इसका r क्या है? अब इसका r मतलब इसका कॉमन रेशियो बोल रहा हूं मैं। इसका कॉमन रेशियो क्या है बताओ? आर स्क्वायर। तो यहां पर r की जगह पे क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर टू दी पावर, उसकी पावर में क्या आएगा? उसकी पावर में क्या आएगा? n, क्योंकि इसमें कितने टर्म्स है? n टर्म्स है। देखो यहां पर कॉमन रेशियो r था, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? 2n, तो इसलिए ऐसा आया था। अपॉन, अपॉन में बताओ क्या आएगा? आर स्क्वायर -1। समझ में? तो ये जो आपको s दिख रहा है, ये दरअसल आपको क्या देगा? सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग इवन प्लेसेस। क्लियर? अब क्वेश्चन में इन दोनों के बीच में रिलेशन जैसा लिखा है, उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर लिख देते हैं। क्वेश्चन के रिलेशन जो दिया उसके अकॉर्डिंग S2n इज इक्वल टू 5 टाइम्स Sn। क्लियर? तो हमने लिख दिया। अब S2n की वैल्यू रखते। S2n की वैल्यू क्या है? ए आर टू दी पावर 2n-1 अपॉन ये हो गया r-1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स Sn की। Sn नहीं लिखना चाहिए, S लिखा था ना, तो S लिख देते। तो S की वैल्यू क्या है? a
ये हो जाएगा r की पावर, देखो ये पावर मल्टीप्लाई होती है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से, तो ऐसा लिख सकते हैं उसको, डिवाइडेड बाय नीचे वाला जो r स्क्वायर माइनस वन है उसको हम r माइनस वन r प्लस वन, a प्लस बी a माइनस बी ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर यहां तक सबको? सब कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? ये a इस a से कटेगा, ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कटेगा, r माइनस वन इस r माइनस वन से कटेगा। ठीक है, ये जो बच गया जो नहीं कटा उसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर पे वन था तो क्या हो जाएगा r प्लस वन इज इक्वल टू 5, जिससे r की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4। दैट्स इट, यही निकालना था ना। ठीक है, हटा दो इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना फिर। क्वेश्चन नंबर 12, 12 है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 में? द सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स of an AP is 56 and the sum of last four terms is 112 if its first term is 11। इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, अभी AP है ना, अभी हम GP टारगेट कर रहे हैं तो GP को पहले ले लेते हैं। क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। इफ इसको लिखना पड़ेगा ना GP के लिए, क्या लिखा हुआ है? इफ A प्लस बी एक्स अपॉन A माइनस बी एक्स, फिर कॉमा b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स, फिर अगला क्या लिखा है? नहीं, कॉमा नहीं, इक्वल टू है ना, ये इक्वल टू है क्या, देखो तो, इज इक्वल टू, फिर अगला क्या लिखा है? c प्लस डी एक्स अपॉन c माइनस डी एक्स, ये दिया हुआ है। देन शो दैट ए बी सी डी आर इन जीपी, ए बी सी डी आर इन जीपी, ये जीपी में आपको शो करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को समझना। देखो क्या है ना, थोड़ा कंफ्यूजन होगा लेकिन जब प्रैक्टिस करते जाओगे तो क्लियरिटी आएगी। कभी हम ए को ए, बी को ए आर, सी को ए आर स्क्वायर, डी को ए आर क्यूब ऐसा लेके सॉल्व करते हैं, कभी वैसा नहीं भी करते हैं। तो कब किस क्वेश्चन में कैसे करना है आपको धीरे धीरे पता चलेगा। जैसे इस क्वेश्चन में वैसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कैसे फिर सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको प्रूफ करना है कि ये जीपी में, तो भाई जीपी में है ये प्रूफ करना है। तो कब पता चलता है जीपी में? जब a2 माइनस a1 इज इक्वल टू क्या होता है? a3 माइनस a2 होता है। समझ में है? जब कॉमन रेशियो सेम होता है तब जीपी में होते हैं। तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, तो ये दोनों टर्म किस में होंगे? जीपी में होंगे। क्लियर ये चीज? और फिर अगला टर्म जो है वो क्या होगा? a4 अपॉन a3, जब ये रेशियो सेम होगा तो ये क्या होंगे? जीपी में होंगे। ठीक है, तो हमको ये इसको क्या बनाना पड़ेगा? ये b अपॉन ए होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? सी अपॉन बी होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए? डी अपॉन सी होना चाहिए। ऐसे ही होगा ना, मतलब a1 की जगह पे क्या आ जाएगा? a, a2 की जगह पे क्या आ जाएगा? b, a3 की जगह पे क्या आ जाएगा? c, a4 की जगह पे क्या आ जाएगा? d। इस तरह से पूरा आना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या बनाना है आपको? b अपॉन ए बनाना है। इसका शॉर्टकट तरीका बताऊं क्या मैं? शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ, शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। ठीक है, वैसे तो अगर लंबे मेथड से जाओगे ना बहुत कॉम्प्लेक्स है। शॉर्टकट ट्रिक है कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है मैंने आपको पहले भी एक बार बताया, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। देखो मान लो अगर इस तरह से दिया हुआ है a अपॉन बी इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करने से, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक्चुअली एक टॉपिक है, क्या होता है हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर मतलब कि a प्लस बी, अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर मतलब कि a माइनस बी। ठीक है, और वही चीज हम यहां भी लगाएंगे। यहां जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस टू अपॉन 3 माइनस टू, तो ये कितना हो जाएगा? 5 अपॉन 1। समझ में? इससे बड़ा इजी हो जाता है। अब मुझे कैसे पता चला ये लगेगा? क्योंकि देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ऐड करने से क्या होगा? bx और bx कट जाएगा। समझ में आ रहा है? सब्सट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा? a वाली टर्म कट जाएगी। तो इस तरह से वो सिंप्लीफाई होगा। तो यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते, लेकिन वो लगाने के पहले एक और काम कर देते, सबके रेसिप्रोकल ले लेते हैं। क्योंकि अगर न्यूमरेटर में दोनों ऐड होगा तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा? a प्लस ए 2a बन जाएगा। लेकिन हमको a कहां पर चाहिए? डिनोमिनेटर में चाहिए। समझ में आ रहा है? तो पहले रेसिप्रोकल, या उल्टा भी कर सकते हैं, पहले लगा दो फिर रेसिप्रोकल कर लो, दोनों ऑप्शन चलेगा।
तो चलो पहले लगा ही देते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी एक्स, समझ में? डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा a प्लस बी एक्स, ये हो जाएगा माइनस a माइनस बी एक्स। क्या ये पार्ट क्लियर सबको? ठीक है। अब पहले इसी पार्ट को मैं सॉल्व कर देता हूं। जब फर्दर ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा यहाँ पर, ये bx और ये माइनस बी एक्स कट जाएगा, a प्लस a क्या बन जाएगा यहाँ पर 2a। ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये a और ये माइनस a कटेगा, bx और माइनस ऑफ माइनस bx मतलब ये क्या बन जाएगा 2bx बन जाएगा। क्लियर ये चीज सबको? फिर आगे ये 2 भी कट जाएगा और ये क्या बन जाएगा a अपॉन bx बनेगा। क्लियर हुआ ये चीज सबको? वैसे ही सेकंड पार्ट में भी अप्लाई करो कंपोनेंडो डिविडेंडो, सेकंड और थर्ड दोनों पार्ट में, और बताओ क्या आ रहा है एक्सप्रेशन। सेकेंड पार्ट में लगाओगे तो b प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स अपॉन b प्लस सी एक्स माइनस बी माइनस सी एक्स, ऐसा हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2b अपॉन 2cx, और फिर 2 कटेगा तो b अपॉन सी एक्स बनेगा। क्लियर यहां तक सबको? और लास्ट पार्ट क्या हो जाएगा सिमिलरली बताना, c अपॉन डी एक्स। क्लियर ये चीज सबको? ये हो गया। अब ये x जबरदस्ती क्या आ रहा है, x को हटाना है, तो पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो, x हट जाएगा, ये काट दो कॉमन निकाल के, ये समझ लो। ठीक है। तो x जो है ये कॉमन निकल के कट गया सब में से, तो यहां पर क्या बच गया, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ऐसे ही बचा। अब रेसिप्रोकल कर लो इसका, तो क्या हो गया, b अपॉन ए इज इक्वल्स टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू क्या हो गया, d अपॉन सी। तो देखो वो रेशियो सेम आ रहा है, a2 बाय a1, a3 बाय a2, a4 बाय a3। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये तीनों टर्म्स किस में, ये चारों टर्म्स किस में, जीपी में। ओके। और दूसरा तरीका भी बताऊं क्या? दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ना, आप इन दोनों को लो पहले, इन दोनों को लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, मतलब बिना कंपोनेंडो डिविडेंड। ओके। आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, पूरा सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा पता है, आपको मिलेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ऐसा मिल जाएगा। अगर ऐसा भी मिलता है ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तब भी वो तीनों नंबर जीपी में होते हैं। कैसे कैसे जीपी में होते हैं, क्योंकि देखो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इधर पे क्या हो जाएगा, a2 स्क्वायर इज इक्वल टू a1 इंटू a3। जब ऐसा आता है तब भी उसको जीपी में बोला जाता है। क्लियर? वैसे ही जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। समझ में आएगी नहीं ये चीज, ये आएगा। ओके। हटा दो फिर इस क्वेश्चन को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना जल्दी से, क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये भी अगेन एक ट्रिकी क्वेश्चन है, मैंने 2-3 बार हालांकि बताया इसको क्लास में, एक बार फिर भी पढ़ो उसको। लेट एस बी द सम, पी द प्रोडक्ट, आर द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, देन प्रूव दैट दिस। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, एक जीपी दिया हुआ है, ये है क्वेश्चन नंबर 14। तो एक जीपी दिया हुआ है, मान लेते हैं जीपी की टर्म है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन, ये दिया हुआ है। अब इसमें कुछ चीजें उसने डिफाइन किया है, जैसे पी के बारे में बोल रहा है, तो पी क्या है, पी क्या है बताओ, पढ़ो। पी क्या है, प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है, एन टर्म्स ऑफ जीपी का प्रोडक्ट है। मतलब कि पहली टर्म जो कि ए है, इंटू दूसरी टर्म मतलब ए आर, इंटू तीसरी टर्म मतलब ए आर स्क्वायर, इस तरह से सो ऑन अप टू ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, ये है पी। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा चीज उसने क्या बोला है, आर। तो आर उसने कैसे डिफाइन किया, आर सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म। तो पहली टर्म का रेसिप्रोकल मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए। दूसरी टर्म का रेसिप्रोकल 1 अपॉन ए आर, प्लस ऐसा करते हुए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए आर टू दी पावर एन माइनस वन। ठीक है, यहां तक क्लियर।
फिर उसके नेक्स्ट क्या बता रहा है वो, आर के बाद पी आर और भी कुछ लिखा है ना, एस। एस के बारे में क्या बता रहा है, सम। एस सम है, ये नॉर्मल है, मतलब ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, इस तरह से जो आता है, ए आर टू दावर एन माइनस वन। तो इसका तो सीधा फॉर्मूला है हमारे पास, एस का तो सीधा फॉर्मूला है। क्या होता है एस सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी जीपी का, ए आर टू दावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसके तो सीधे फॉर्मूले हमारे पास अवेलेबल है। तो ये एस का पता चल गया। अब कुछ प्रूफ करने बोल रहा है, जो प्रूफ करने बोल रहा है, क्वेश्चन को देख लेना, जो प्रूफ करने बोल रहा है वो पी आर और एस के टर्म्स में है। जो भी प्रूफ करना है उसको बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि जैसे हमने एस को सिंप्लीफाइड करके फॉर्म में लिख दिया ना, वैसे ही हम आर और पी को कैसे लिख सकते हैं। तो पहले मैं आर के कैलकुलेशन, पी के कैलकुलेशन पे आता हूं। पी, तो देखो यहां पर ये सारे टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं। टोटल कितने टर्म्स है बताओ, ये इसमें एन टर्म्स है। तो अगर ए को एन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ए की पावर एन। तो यहाँ ए की पावर क्या हो जाएगा, एन। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर सबको। और आर की पावर वन, आर की पावर टू, आर की पावर थ्री, तो आर की पावर्स अलग अलग है लेकिन मल्टीप्लाई हो रही है। तो वो क्या हो जाएगा, आर की पावर ऐड होती है, तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस ऐसा करते हुए कहां तक जाएगा, एन माइनस वन। समझ में है कि नहीं। जैसे ऐसा होता है ना, आर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, तो क्या लिख सकते हो उसको, आर की पावर वन प्लस टू प्लस थ्री, ऐसा लिख सकते हैं ना, पावर ऐड होती है। तो वैसे ही यहाँ पर इसकी आर की पावर जो है वो ऐड होगी। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। अब उसके बाद ये सबका सम कितना आएगा, तो कैसे निकालेंगे इन सबका सम, बताओ कैसे निकालेंगे। इसका भी देखो सीधा फॉर्मूला एक, ठीक है। इसका फॉर्मूला बताता हूं। जैसे अगर मान लो वन प्लस टू प्लस थ्री, इसके फॉर्मूले का डेरिवेशन आप एपी से कर सकते हो, लेकिन अभी डेरिवेशन मैं नहीं बताता हूं। वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स। तो इसका फॉर्मूला होता है एन, एन प्लस वन बाय टू, ये होता है इसका फॉर्मूला। अगर बोला जाए सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर निकालो, तो यहाँ एन की जगह पे क्या रख देना, टेन रख देना। तो आपको क्या मिल जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट टेन नंबर। लेकिन आपको कितने नंबर का सम निकालना है इस केस में, एन माइनस वन नंबर का सम निकालना है। तो यहाँ पर एन की जगह पे क्या रख दोगे, एन माइनस वन रख दोगे। तो ये क्या बन जाएगा, एन माइनस वन बन जाएगा। ये क्या बनेगा, एन माइनस वन प्लस वन बन जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टू। माइनस वन प्लस वन कट गया, मतलब क्या बच जाएगा, एन बाय टू। क्लियर हुआ ये चीज। तो ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, ये जो p इज इक्वल टू ए टू दी पावर n था, r की पावर अब क्या बन जाएगी, n इंटू एन माइनस वन बाय टू, n इंटू एन माइनस वन बाय टू, ये बन जाएगी r की पावर। क्या ये स्टेप समझ में आया सभी को, एक बार एक्नॉलेज करो। कुछ डाउट है तो पूछ लो भाई। यश आया, नहीं आया, आ गया पक्का, ओके। ये हो गया। अब आते हैं आर पे। आर जो है इनका सम है, तो ये जो दिख रहा है आपको वो क्या है, एपी है, जीपी है, क्या है, बताओ देख के। हम्म, जीपी है। ये जीपी है तो इसका फर्स्ट टर्म मान लो, उसको कैपिटल ए लेता हूं, उसकी वैल्यू क्या हो गई, वन अपॉन ए। इसका कॉमन रेशियो, इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, कॉमन रेशियो लिखना पड़ेगा क्योंकि आर लिखने में तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कॉमन रेशियो क्या होता है, ए टू बाई ए वन होता है। तो सेकेंड टर्म यहां पर क्या है, वन अपॉन ए आर। फर्स्ट टर्म क्या है, वन अपॉन ए। तो ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, वन अपॉन आर। तो इसका कॉमन रेशियो क्या है, वन अपॉन आर। तो अगेन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगेगा। तो जो कैपिटल आर होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, वन अपॉन ए, अंडर ब्रैकेट आर टू दी पावर एन। आर मतलब क्या, वन अपॉन आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो वन अपॉन आर माइनस वन। समझ में आ रहा है ना क्या किया हमने, वही वाला फॉर्मूला लगाया एस एन का, लेकिन इसमें ए की जगह वन अपॉन है और आर की जगह पे वन अपॉन आर। अब इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करोगे तो देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं ना, ये वन अपॉन आर है, एलसीएम आएगा तो क्या हो जाएगा, वन माइनस आर। आर रेसिप्रोकल होके ऊपर चले जाएगा तो ऊपर में का आर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर वन अपॉन आर की पावर एन माइनस वन बनेगा, अपॉन में ये ए नीचे आ जाएगा ए, और यहाँ पर ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, वन माइनस आर। एक बार ये वाला स्टेप क्रॉस चेक करो, ये क्लियर है क्या, डाउट है तो बताओ, मैं डिटेल एक्सप्लेन करूँ।
ये खुद करके देख लो इसको। 1/a, ये 1/r-1, एलसीएम ले तो 1 - r ऊपर चले गया, r/a हो गया, और ये वाला टर्म। क्लियर? तो हमने ये सारी चीजें भाई निकाल ली। अब क्या प्रूफ करना है, उस पार्ट पे आते हैं। तो क्या प्रूफ करना है बताओ एक बार। p² इज इक्वल्स टू p² r⁴ n इज इक्वल टू s⁴n। ये हमको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सिंपल तरीका है, हम LHS RHS दोनों चीजें निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका RHS, क्योंकि उसमें आराम से हमको सिंगल टर्म दिख रही है। तो इसका जो RHS होगा राइट हैंड साइड, वो क्या लिखा हुआ है, s⁴n। और हमारा s हमने निकाल रखा है ना, देखो s की वैल्यू क्या है, a अंडर ब्रैकेट r⁴n -1 अपॉन r-1 होल टू दी पावर क्या हो गया, ये n। अब होल की पावर n है, मतलब क्या होगा, a की पावर n, ये क्या होगा, r की पावर n-1 होल की पावर n अपॉन ये क्या हो जाएगा, r-1 होल की पावर n। समझ में आएगी नहीं ये चीज? चाहे यहां पर भी छोड़ दो चलेगा, यहां पर भी लिख दो चलेगा। ये है आपका RHS। अब आते हैं LHS पे। ठीक है, LHS करें स्टार्ट। अब देखो LHS पे आते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या लिखा हुआ है, p²। तो ये है p² इंटू r⁴n। डायरेक्टली वैल्यू पुट करता हूं, तो p की जगह पे क्या आ जाएगा, a⁴n r⁴n n-1 अपॉन 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये पावर में पूरी कंफ्यूज मत होना, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं। इंटू r⁴n, तो r की वैल्यू क्या है, देखो r की जो वैल्यू उसको लिख देते r 1/r⁴n-1 अपॉन a 1 - r होल टू दी पावर क्या हो जाएगा, होल टू दी पावर कितना, r⁴ कितना n है। ये समझ में आया क्या? इसमें p² ये लिख दिया मैंने, पूरी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो ये 2 जो है ना, ये पावर से मल्टीप्लाई होगा दोनों की, तो a की पावर क्या बन जाएगा, ये 2n बन जाएगा। क्लियर हुआ? r की पावर से भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन r की पावर का ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो r की पावर क्या बच जाएगा, n-1 बच जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ सबको? सेम चीज यहां पर भी होगी, ये n जो है ना दोनों की पावर बनेगा, मतलब ये r की पावर n इंटू 1/r की पावर n-1 होल टू दी पावर n अपॉन a की पावर n 1 - r होल टू दी पावर n। सबकी पावर में n बन गया। यहां तक क्लियर हुआ सबको? ओके, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करके क्या लाना है वो हम देख लेते हैं। हमको भाई ये लाना है, RHS के बराबर लाना है। तो RHS में सबसे पहले क्या है, a की पावर n। तो क्या a की पावर n बन सकता है? तो हाँ बन सकता है, क्योंकि ये 2 a की पावर 2n और नीचे में क्या है, a की पावर n। तो पावर मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा, a की पावर n बच जाएगा। यहां तक क्लियर सबको? ओके, अगले पार्ट पे आते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये वाला पार्ट भी हो जाएगा। इस वाले पार्ट पे हम्म ओके, थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा एक्चुअली। ये r⁴ n इंटू n-1 इसको मैंने लिख दिया, अपॉन ये वाली टर्म 1 - r की पावर n इसको मैंने लिख दिया, ये वाली टर्म को भी लिख दिया r की पावर n। ठीक है, इस वाले टर्म में ना एलसीएम लेते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, r की पावर n, और ये क्या बन जाएगा, 1 - r की पावर n और होल की पावर n। यहां तक क्लियर हुआ क्या? देखो मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को यहां पर लिखा है, एलसीएम लेने के बाद इस तरह से कुछ। ठीक है, अब ये हो जाएगा a⁴n। यहां पर फर्दर ये r⁴ इसको मल्टीप्लाई कर दे क्या, तो ये क्या हो जाएगा, n² बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, -n बन जाएगा r की पावर में, इनटू अपॉन में ये 1 - r की पावर n था उसको लिख देते, इनटू ये वाला टर्म r की पावर n एज इट इज, ये होल की पावर n है तो 1 - r की पावर n होल टू दी पावर n, और नीचे में r की पावर n होल की पावर n। ऐसा हो गया। समझ में आ रहा? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया एक्चुअली ये, बट देख लो अगर आपको ये, पिछली बार मेरे को ऐसा लग रहा थोड़ा इजी वे में बता दिया था।
फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या बन जाएगा, आर क्या बनेगा, आर की पावर एन होल की पावर एन क्या बनेगा बताओ। हम्म आर टू दी पावर एन वन माइनस आर टू दी पावर एन होल टू दी पावर एन, ये बन जाएगा आर की पावर एन की पावर टू, ऐसा बन जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज, आर की पावर एन की पावर टू। अब ये आर की पावर एन की पावर टू इस वाली टर्म को मैं नीचे भेजता हूं, नीचे भेजूंगा ना तो क्या होगी, पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है। तो सबसे पहले ए टू दी पावर एन एज इट इज, यहाँ पर वन माइनस आर की पावर एन एज इट इज, ये वाली टर्म एज इट इज आर की पावर एन स्क्वायर माइनस एन। और यहाँ पर ये आर जब नीचे जाएगा ना तो आर की पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, तो आर की पावर एन स्क्वायर माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, और ये वाली टर्म एज इट इज वन माइनस आर टू दी पावर एन होल टू दी पावर एन। ठीक है, अब ये पूरा और ये पूरा कट जाएगा, दोनों एक जैसा है। तो यहां पर बच गया ए टू दी पावर एन वन माइनस आर टू दी पावर एन होल टू दी पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर टू दी पावर एन, ये बन गया। ठीक है, नहीं यार, यहाँ पर वन माइनस आर आना चाहिए था ना, एक टर्म छूट गया क्या कोई सा। यार मैंने एक गलती कर दी ना, क्या गलती की देखो, ये वन माइनस आर होल टू दी पावर एन था ना, उस एन को मैंने यहां लिख दिया गलती से। ठीक है, तो ये वन माइनस आर होल टू दी पावर एन है, उसमें करेक्शन कर लेना। तो ये जो पावर एन है ना, ये पावर एन बाहर में है। ठीक है, ये पावर एन बाहर में है, ये वाला भी पावर एन यहाँ बाहर है, ये वाला भी पावर एन यहाँ बाहर है, और ये वाला भी जो पावर एन है ये बाहर है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला भी जो पावर एन है ये कहाँ होगा, बाहर होगा। ओके, अब क्या करो, इस पूरे को क्या लिख सकते हो, होल टू दी पावर एन लिख सकते हो। तो ये होल टू दी पावर एन हो गया, यहाँ पर क्या बच गया, ए वन माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ऐसा बच गया। दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन निकाल के काट दो, तो क्या बच जाएगा, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन में क्या बच जाएगा, आर माइनस वन। समझ में आया, ये पूरा किसके बराबर था, एस के, तो ये आ गया एस टू दी पावर एन, दैट इज इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आएगा किसी के एग्जाम में, नहीं आया। किस टाइप के क्वेश्चन दे रहे हैं स्कूल वाले एपीजीपी से। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ओके।